हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। उसका पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 का नाम है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में पता होना चाहिए किसका पार्ट है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। पहले वीडियो का सेंस ये है कि जो मेरी प्लेलिस्ट है चैप्टर 1 की, जिसके अंदर 4 वीडियो हैं, उसके अंदर मैंने गोंडवाना लैंड के बारे में 3-4 बार जिक्र किया है। तो उसको देख लेना कि गोंडवाना लैंड क्या है। वैसे अर्थ में जो सदर्न पार्ट है, सदर्न हेमिस्फेयर, वहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास है उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड मास। तो वो नॉर्थ वाले स्ट्रक्चर से ज़्यादा पुराना है। ठीक है, तो जो पेनिनसुलर इंडिया है, हमने देखा था, मान लो ये अफ्रीका है, इंडिया यहाँ पर था, फिर प्लेट मूव हुई थी, इधर जाके यूरोप में टकरा गई थी, तो इधर जाके ये इंडिया इधर अटैच हो गया था। ये बात तो लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट साउथ। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो अंगारा लैंड का पार्ट था, और जो साउथ वाला पार्ट है वो किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, या इंडिया पूरा ही कह दो, वो सब क्या है? गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया, ये वाला पार्ट। ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये कितने लॉन्गिट्यूड से शुरू हो जा रहा है? 22 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से ये पेनिनसुलर प्लेटो शुरू हो जाता है। अब इसके नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ वेस्ट में है अरावली, बीच वाले पार्ट पे क्या है? विंध्यान माउंटेन्स, और साउथ में क्या है? सतपुरा, ए वी। तो यहाँ मध्य प्रदेश है इस जगह पर, और यहाँ पर एक हिल्स है, उसका नाम है अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स से ये नर्मदा नदी आ रही है, और नर्मदा नदी की खासियत ये है कि ये रिफ्ट वैली में बहती है, और रिफ्ट वैली के जो अगल बगल पहाड़ होंगे उनको ब्लॉक माउंटेन कहेंगे। ये सब अभी हम समझेंगे, अभी तो रेफरेंस की बात कर रहे हैं केवल, कि नर्मदा नदी के साउथ में जो है उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, पूरा पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। और ये जो साइज, जो ट्रायंगुलर साइज दिख रहा है, इसको टेपर कहते हैं, टेपर इंडिया कहते हैं। और ये टेपरिंग शुरू हो रही है, कहाँ शुरू हो रही है? 22 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, जैसे चंबल रिवर है, चंबल जाके यमुना को ज्वाइन कर लेती है, केन है, बेतवा है, सिंध है। ये सब कुछ नदियाँ हैं जो किस तरफ बह रही है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह रही है। इधर क्यों बह रही है? क्योंकि इस तरफ स्लोप है, और यहाँ का स्लोप होने का कारण ये भी कि बाकी जो नदियाँ हैं वो इधर जाकर ड्रेन हो रही हैं। तो इस तरफ स्लोप है, तो ये सारी नदियाँ किसकी ट्राइब्यूटरी है? यमुना की। और यमुना जाके अल्टीमेटली किसमें जुड़ जाती है? गंगा रिवर में, इधर। ये बात समझ में आई? और पेनिनसुलर इंडिया जो है, इसका एरिया कितना है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि 49% है पूरे इंडिया के एरिया का। ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो जो नर्मदा के नीचे वाला पार्ट है, जिसको डेक्कन प्लेट्यू कह रहे हैं, और जो नर्मदा के ऊपर वाला पार्ट है, ये अरावली विंध्या वाला पार्ट है, इसको मालवा प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मालवा। इधर है बुंदेलखंड, इधर है बघेलखंड, ये मालवा प्लेट्यू कहते हैं। इधर चलो मैं लिख ही देता हूँ, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का निचला हिस्सा, जो सदर्न पार्ट है, जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। 8-9 जिले मिलकर बुंदेलखंड बनाते हैं, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ लगे हुए हैं। बघेलखंड में लगता है सोनभद्र, चित्रकूट और इस तरीके के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो मध्य प्रदेश के साथ अटैच है। ये सब मिलकर बघेलखंड बनाते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट था, ये क्या है? ये है सेंट्रल हाईलैंड। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और जो ये नर्मदा के नीचे वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। और ये पूरा मिला के बनता है पेनिनसुलर इंडिया, जिसका एरिया है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है 49%। इसका जो एक्सटेंशन है इस तरफ नॉर्थ वेस्ट में, थार डेजर्ट तक इसका एक्सटेंशन है।
और नॉर्थ ईस्ट में जो इसका एक्सटेंशन है वो कहाँ तक गया हुआ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक दिया हुआ है। थर्ड इज इट, इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला एरिया, ठीक है। तो ये इसका एक्सटेंट है। और इधर किधर तक रहता है, ये वेस्टर्न घाट्स तक, और इधर किधर तक रहता है, ईस्टर्न घाट्स तक। अब एक चीज देखो कि जो वेस्टर्न घाट बनाया मैंने रेगुलर फॉर्मेशन में बनाया है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट बनाया है इसको मैंने डिसेक्टेड किया है, तोड़ा हुआ है। मैं कौन होता हूँ तोड़ने वाला, पहले से ही नेचुरली वो टूटा हुआ है, इसलिए इसकी फिगर मैंने डिसेक्टेड बनाई है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि ये जो पार्ट है ये उधर अफ्रीका के बगल से टूट कर आया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये बेसॉल्ट रॉक का बना हुआ था, ये जो नीचे पेनिनसुलर इंडिया बना हुआ है। तो बेसॉल्ट रॉक जब टूटती है, जब बेसॉल्ट रॉक में इरोजन होता है तो क्या बनती है, वो ब्लैक सॉइल बनती है। तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया हैज ब्लैक सॉइल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो पूरा पार्ट है ये एक तरीके का ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक है, ओल्ड क्रिस्टलाइन प्लस इग्नियस प्लस मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। क्लास 8th में हमने या 7th में हमने कभी ना कभी रॉक्स चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोगों को पढ़ाया जाता है इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो जो हिमालय का जो आउटर पार्ट था जिसको शिवालिक कहते हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक, तो जो शिवालिक जो फॉर्मेशन है जिसको आउटर हिमालय भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको ये किससे बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है इसका मतलब क्या कि इसमें फॉसिल फ्यूल्स पाए जाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं डेड प्लांट और डेड एनिमल्स के बहुत लंबे समय तक दब जाने की वजह से, और उसमें कितनी ज़्यादा हीट पड़ रही है और कितना ज़्यादा कंप्रेशन पड़ रहा है, उसकी वजह से बनते हैं फॉसिल फ्यूल, जो कि केवल किसमें पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। और इसके ऊपर जो पहाड़ है वो सब इग्नियस और मेटामॉर्फिक। तो ये जो टेपर वाला पार्ट है ये किन चट्टानों से बना हुआ है, किन रॉक से बना हुआ है, ये इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या बनी हुई है, हमने यहाँ डायग्राम देखा था जिसमें इधर ग्रेट हिमालय था, मिडिल हिमालय था, शिवालिक था, उसके बाद ये डिप्रेशन बन गया था, गड्ढा बन गया था, फिर यहाँ से ऊपर से सारे सेडिमेंट यहाँ इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर प्लेन बन गया। उसके बाद ये वाला पार्ट पेनिनसुलर पार्ट था जिसको टेबल लैंड कहते हैं, टेबल के जैसा प्लेट्यू बना हुआ है। तो यहाँ पर जब बरसात होगी तो यहाँ ग्राउंड वाटर तो रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन यहाँ बरसात होगी तो सारा का सारा पानी रन ऑफ होकर बाहर चला जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो वहाँ पर पानी की बड़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है। तो पानी की समस्या का सामना इन लोगों को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है जो पेनिनसुलर इंडिया में रहते हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो नर्मदा रिवर है ये अमरकंटक हिल्स से निकल रही है, और तो ये जो नर्मदा रिवर थी अमरकंटक हिल्स से निकल रही थी। इसी के आसपास 2-3 और रेंजेस, इनका नाम हमें याद रखना है, मैकाल हिल्स, कैमूर हिल्स। क्या नाम है, मैकाल, कैमूर, ठीक है। उसका क्या नाम था, अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, जो कहाँ जाके ड्रेन होती है, अरेबियन सी में, ठीक है। क्यों होती है ड्रेन, क्योंकि यहाँ पे रिफ्टिंग हुई थी। अभी इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे, रिफ्टिंग क्या होती है। यहाँ रिफ्टिंग हुई थी, तो रिफ्ट वैली के आसपास जो माउंटेन पाए जाते हैं उनको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो ये जो विंध्या है और जो सतपुरा है, यानी कि नर्मदा के नॉर्थ में विंध्यन रेंज है और नर्मदा के साउथ में क्या है, सतपुरा है। तो ये कैसे पहाड़ हैं, ये है ब्लॉक माउंटेन्स। और ये जो हिमालय में जो पहाड़ पाए जाते हैं ये कैसे पहाड़ है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। जब हम पढ़ेंगे पहाड़ का स्ट्रक्चर तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये यंग फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो विंध्या और सतपुरा किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का। और ये जो हिमालय ये किसका एग्जाम्पल है, यंग फोल्ड माउंटेन का। और जैसा कि हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा ये पार्ट बेंड है नीचे की तरफ,
तो जाहिर सी बात है कि ये वाला हिस्सा थोड़ा उठा होगा और ये वाला हिस्सा जो ईस्ट वर्ल्ड वाला हिस्सा है थोड़ा सा अंदर बेंड होगा, झुका हुआ होगा। तो सारी नदियां इस वजह से इधर ड्रेन कर रही हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो इसका बेंड है, इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है? मैंने ये बात बताई थी कि मेघालय में 3 पहाड़ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। कुछ अगर याद आ रहा हो तो ये जो गारो, खासी, जयंतिया ये हिमालय के पहाड़ नहीं थे। ये बात पता थी कि नहीं पता थी? मैंने बताया था अपने वीडियो में। यहाँ पे हिमालय था और हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक था। उसके बाद जो ईस्ट में जो पहाड़ थे उनको पूर्वांचल हिल्स कहते हैं या ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर पहाड़ थे ये मेघालय के अंदर गारो, खासी और जयंतिया, ये किसका पार्ट है? ये है डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है? नॉर्थ एंगलोंग प्लेट्यू। क्या कह रहे हैं इसको? नॉर्थ एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ शाशर हिल, CHAR हिल्स। ये इसको डिवाइड करता है इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिफ्टिंग हुई थी, वहां पर रैंपिंग हुई है। अभी ये हम 2 चीजें डिस्कस करेंगे, रिफ्ट वैली क्या होती है, रैंप वैली क्या होती है। अगर इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, रिफ्ट वैली क्या होती है, रैंप वैली क्या होती है। ठीक है, तो ये जो विंध्य सतपुरा ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है, यहाँ रिफ्टिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर जो नदियां बह रही हैं जैसे ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो रैंप वैली में बह रही है, इस बात को याद रखना। और रैंप वैली के भी अगल बगल जो माउंटेन्स होंगे उनको क्या कहेंगे? उनको भी ब्लॉक माउंटेन्स ही कहेंगे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि जो इसका एक्सटेंशन है इसको क्या कह रहे हैं? नॉर्थ शाशर हिल्स कह रहे हैं। अरे नॉर्थ लिख दिया यहाँ पर, नॉर्थ नहीं होगा, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू होगा। इसको सही कर लो, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू से आगे डिवीजन इसका एक्सटेंड हो रहा है, जिसको क्या कह रहे हैं मेघालय में? गारो, खासी और जयंतिया। और ये मेघालय में ऐसी जगह है मासिनराम जहाँ पे 1200 सेंटीमीटर तक साल में बरसात होती है, और वहीं ये अरावली हिल्स के पीछे 25 सेंटीमीटर तक भी बरसात नहीं होती है। इतनी ज़्यादा रेनफॉल का वेरिएशन है पूरे इंडिया में। और इजराइल जैसा देश जहाँ पर एवरेज रेनफॉल केवल 25 सेंटीमीटर है, फिर भी वहाँ पर वाटर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे देश में जो एवरेज रेनफॉल है वो 114 सेंटीमीटर है, उसके बाद भी इस हिस्से में पानी की बड़ी समस्या बनी हुई है। खुद मेघालय में भी पानी की समस्या बनी हुई है पीने की, क्योंकि इस रीजन में पड़ेगा मेघालय, क्योंकि ये डेक्कन प्लेट्यू पे एक्सटेंट है। तो जो भी पानी बरसेगा वो क्या होगा? वो रन ऑफ हो जाएगा। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया? लोगों ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना शुरू करा। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लीगल कर रखा है कि भैया आपको अपने घर में अपनी छतों के ऊपर सबको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी ही करनी है। इधर शिलोंग में भी बहुत ज़्यादा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, ये इधर वेस्टर्न घाट है और इधर ईस्टर्न घाट है। जिस जगह पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं वहां पर कौन सा माउंटेन है? नीलगिरी। नीलगिरी माउंटेन है वहां पर, और इसकी हाइट हमें ज़्यादा बड़ी दिख रही है इसके कंपैरिजन में। मतलब वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन है वो ज़्यादा बड़े हैं, ईस्टर्न घाट के माउंटेन उतने बड़े नहीं हैं। तो जो वेस्टर्न घाट की जो एवरेज हाइट है वो 900 से 1600 मीटर की एवरेज हाइट ली गई है, और जो ईस्टर्न घाट पे जो माउंटेन्स हैं उसकी एवरेज हाइट कितनी ली है? 600 मीटर। ठीक है, वेस्टर्न घाट पे जो सबसे बड़ा पहाड़ है उसको कहते हैं अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पड़ता है केरला में। ठीक, अनाईमुड़ी पीक। अनाईमुड़ी पीक कहाँ पड़ती है? अनाईमुड़ी हिल्स में, अन्नामलाई हिल्स में। अन्नामलाई हिल्स है, उसके अंदर या उसमें एक अनाईमुड़ी पीक है जिसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। 2695 मीटर उसकी हाइट है।
इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी है उसका क्या नाम है, डोडा बेटा। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। इसका क्या नाम लिया इसने, डोडा बेटा। ईस्टर्न घाट में नहीं है डोडा बेटा, वेस्टर्न घाट पे ही है, ठीक है। तो डोडा बेटा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। डोडा बेटा पड़ता है तमिलनाडु में। साथ ही साथ ये जो डोडा बेटा है, यहाँ पर एक पास है जिसको कहते हैं पालघाट पास। पालघाट पास है, ये कनेक्ट करता है इधर केरला में कोयम्बटूर और तमिलनाडु में पलक्कड़। कोयम्बटूर से पलक्कड़ के बीच का जो दो पहाड़ों के बीच में रास्ता है उसको कहते हैं पालघाट पास, ठीक। और ईस्टर्न घाट में जो सबसे बड़ा पहाड़ है उसको कहते हैं महेंद्रगिरी हिल्स, उड़ीसा में है ये। उड़ीसा में। और इसकी जो एवरेज हाइट है, और जो इस महेंद्रगिरी पहाड़ की जो हाइट है 1501 मीटर। डोडा बेटा की हाइट कितनी थी, 2637। डोडा बेटा की हाइट कितनी है, पहाड़ को हम लोग ट्रायंगल बना के शो करते हैं, 2637 मीटर। और ये जो अनाईगुड़ी पीक है इसका जो शेप है ना वो एलिफेंट के फेस के जैसा रिजेंबल करता है। तो ये भी अगर हमें याद हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। एलिफेंट्स फेस के जैसा ये इसका शेप है, और इसको साउथ का एवरेस्ट कहते हैं। अनाईगुड़ी को क्या कहते हैं, साउथ का एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो वेस्टर्न घाट है ये रेगुलर फॉर्म में है, और जो ईस्टर्न घाट है ये डिसेक्टेड है, टूटे हुए बीच में से, ठीक। वेस्टर्न घाट शुरू कहां से हो रहा है, नर्मदा नदी के, जहां से नर्मदा नदी आ रही है गुजरात वाले हिस्से से, इस जगह से वेस्टर्न घाट शुरू हो रहा है, और खत्म कहां हो रहा है, जाके इधर केरला और तमिलनाडु के ज्वाइंट पे जहां पे नीलगिरी हिल्स होती है, ठीक। गुजरात से लेके गोवा तक का जो पार्ट है, गुजरात से लेके गोवा तक का जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके भी पहले एक चीज और बताता हूँ। ये वेस्टर्न घाट है, इधर अरेबियन सी है। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो मैदानी भाग बना हुआ है, ठीक है, इधर साइड भी एक बे ऑफ बंगाल, और ईस्टर्न घाट के बीच में एक मैदानी भाग, एक कोस्टल प्लेन बना हुआ है, इसका भी नाम हम इसी समय देख लेते हैं। तो जो गुजरात से लेके गोवा तक का जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी। तो इस कोस्ट को क्या कहेंगे, कोंकण कोस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, कोंकण कोस्ट कहेंगे। गुजरात से गोवा का जो कोस्ट है उसको कहते हैं कोंकण कोस्ट। और गोवा से लेके मैंगलोर तक, कर्नाटका में पड़ता है मैंगलोर, गोवा से लेके मैंगलोर तक, MANGALORE, गोवा से लेके मैंगलोर तक जो पार्ट पड़ता है, तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। तो इस कोस्ट को क्या कहेंगे, कन्नड़ कोस्ट। उसके बाद मैंगलोर से लेके एंड तक जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं, तीन नामों से जानते हैं। पहला नाम तो होगा, कहाँ लिखूं, यही लिख देता हूं। पहला नाम होगा केरला कोस्ट, दूसरा नाम होगा मालाबार कोस्ट, और तीसरा नाम होगा त्रिवेंद्रम कोस्ट। ठीक है। उसी तरीके से जैसे वेस्टर्न घाट 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है, ये जो ईस्टर्न घाट है इसको 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है। ऐसा हिस्सा जो तमिलनाडु और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में पड़ रहा है, मेनली तमिलनाडु में पड़ रहा है, उसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहते हैं इसको, कोरोमंडल कोस्ट। और ऐसा हिस्सा जो आंध्र प्रदेश के ऊपर ये पूरा यहाँ तक उड़ीसा के एंड तक आया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, NORTHERN, नॉर्दर्न सरकार, CIRCARS, ठीक, नॉर्दर्न सरकार। एक चीज और
कि ये जो ईस्टर्न घाट है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से महानदी आके इसको इंटरसेक्ट कर रही है, महानदी से शुरू होता है वेस्टर्न घाट। और यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन से घूमने के लिए जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, उदगमंडलम जो ये नीलगिरी के पास है, उदगमंडलम को कहते हैं ऊटी, ठीक है। और पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट टी गार्डन जहाँ पर चाय उगाई जा रही है, वैसे तो सबसे ज्यादा चाय तो असम में ही उगाई जाती है, लेकिन सबसे हाइट पर चाय अगर उगाई जा रही है तो ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में, ज्यादा पार्ट तमिलनाडु में पड़ता है, वहां पर उस एरिया का नाम है कोलुकुमलाई। क्या नाम है? कोलुक, KOLUK UMALAI डबल के, कोलुकुमलाई हाईएस्ट टी स्टेट है, केरला में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ज्यादा पार्ट तमिलनाडु में पड़ता है, इसलिए हम इसको तमिलनाडु ही लिखेंगे। KODAI KANAL, ये सब घूमने की जगह है यहाँ पर। और पेनिनसुलर इंडिया जो है पूरा हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बचाओ। और ये भी हमने देख लिया था कि जो पार्ट है ये डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है, तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाएगी, बेसॉल्ट टूटा, ब्लैक सॉइल आई। ब्लैक सॉइल ये क्या हुई? ऐसी मिट्टी को क्या कहते हैं जिसका ओरिजिन वहीं पर हो, जो कहीं से बह के ना आई हो। जैसे एलुवियल सॉइल है, वो नदी के बहने से आती है, बनती है, फर्टिलिटी आती है, सिल्ट आती है, ये सब चीजें आती है एलुवियल सॉइल से। उसी तरीके से इन कंट्रास्ट, उस तरीके से नहीं, इन कंट्रास्ट, उसके विपरीत ये जो डेक्कन ट्रैप है, यहाँ पर बेसॉल्ट रॉक है, ये इरोजन होगा, टूटेगा तो यहीं पे काली मिट्टी बन जाएगी। तो ऐसी ब्लैक सॉइल को और क्या कह सकते हैं? इन सीटू सॉइल कहते हैं, इन सीटू सॉइल है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक को और क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल कहते हैं, REGUR, रेगुर सॉइल कहते हैं। और क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं इसको, ब्लैक कॉटन सॉइल। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, इधर वाला वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा है और इधर बरसात भी बहुत ज्यादा हो रही है। टेम्परेचर तो उतना मॉडरेट रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन बरसात इतनी ज्यादा हो रही है कि मिट्टी खराब हो जा रही है। मिट्टी खराब हो जा रही है मतलब मिट्टी की जो टॉप सॉइल है वो बह के नीचे चली जा रही है। ऐसे ऐसे प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? लीचिंग प्रोसेस। तो ऐसी मिट्टी जो लीचिंग प्रोसेस से बनती है उसको लैटराइट सॉइल कहते हैं। लैटराइट सॉइल में क्या उगता है? लैटराइट सॉइल में उगता है कैश्यू, ग्रेप्स, इस तरीके की चीजें उगती है। ठीक है, तो इधर ये भी हमने समझा कि इधर लैटराइट सॉइल मिलेगी और ये वाला हिस्सा जो है ये ब्लैक सॉइल का है। और ब्लैक सॉइल जहां जहां होगी उसके बॉर्डर पे रेड और येलो सॉइल मिलेगी। हमने इसके अलावा हमने ब्लैक सॉइल के बारे में जाना, जिसको इन सीटू सॉइल कहते हैं। इन सीटू सॉइल क्यों कहते हैं ये भी हमने समझ लिया। इन सीटू को ब्लैक या रेगुर या ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। हमने देखा था कि ये जो अरावली हिल्स है बनाया था हम लोगों ने, ये कहां से कहां तक है? गुजरात से लेके दिल्ली तक है इसका एक्सटेंट। ठीक है, जो कि टूटे टूटे फॉर्म में बना हुआ है, लगातार ऐसे नहीं है, ऐसे टूटे टूटे फॉर्म में बना हुआ है। ये जो राष्ट्रपति भवन है ये भी इसी अरावली हिल्स के ऊपर ही पड़ता है। ठीक, अब हो गया ये वाला पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, पेनिनसुलर इंडिया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो यूट्यूब हमें एक ऑप्शन देता है कम्युनिटी पोलिंग का। इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे कुछ MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो मैं इधर नहीं डिस्कस कर पाया, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको डिस्कस करने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो तुम्हारे जो भी दोस्त वगैरह हों उनको ये वीडियो शेयर कर देना। ऐसा मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर कराओगे तो क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन वगैरह करवा दूंगा ज़्यादा, तो तुम्हारा ही हेल्प होगा और इसका तो मैं कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ। अब ये मत कहना कि मेरे व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जितना मैं दे रहा हूँ अब पता नहीं और बाकी लोग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक है। चलो बाकी गुड नाइट।